Hello, Assalamu alaikum students. Welcome once again in our physics class, and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with the topic of circular motion. As you know guys, in previous class we have completed the topic of gravitation, Newton's law of gravitation, and we have also discussed the topic of mass of earth. We have calculated and derived the relation for mass of earth, and we have also calculate the relation of g, वेरिएशन इन g ड्यू टू अल्टीट्यूड, कि अगर बॉडी को अर्थ की सरफेस से मूव कराते हुए कुछ हाइट पे ले जाएं तो g के वैल्यू में क्या चेंज आएगा, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बेटा सर्कुलर मोशन का टॉपिक, और सर्कुलर मोशन ग्रेविटेशन चैप्टर का नाम है, जिसमें हमने ग्रेविटेशन का टॉपिक ऑलमोस्ट डन कर लिया, कंप्लीट कर लिया, और सर्कुलर मोशन पे अब आते हैं। तो बेटा सर्कुलर मोशन क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, उससे जो भी मोशन प्रोड्यूस होगा उस मोशन को हम सर्कुलर मोशन का नाम देंगे। अब सर्कुलर मोशन के जितने भी रिलेट कर रही हैं चीज़ें, जैसे वो मूव कर रहा है उससे जो वेलोसिटी में, मतलब ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन में चेंज आ रही है, ठीक है, तो डायरेक्शन में चेंज आने की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रही है, एक्सेलरेशन। तो उस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, ये डिस्कस करेंगे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रिलेशन यहाँ पे ड्राइव करेंगे। इसी तरह सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, ठीक है, वो हम यहाँ पे आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद इस चैप्टर का रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स करके ये चैप्टर को इंशाल्लाह आज की क्लास में हम एंड करेंगे, ठीक है बेटे। तो सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें तो सर्कुलर मोशन के कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, तो उससे जो भी मोशन प्रोड्यूस होगा उस मोशन को हम सर्कुलर मोशन का नाम देते हैं, ठीक है बेटे। तो सर्कुलर मोशन देख लीजिएगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कोई ऑब्जेक्ट है और सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, तो उससे जो भी मोशन प्रोड्यूस होगा उस मोशन को हम बेसिकली सर्कुलर मोशन का नाम देंगे, ठीक है। ठीक है भाई, सपोज करें एक ऑब्जेक्ट है, ये सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, सही है। तो इससे मूवमेंट से, ठीक है, इस ट्रैक पे मूव कर रहा है, ठीक है, तो इससे जो भी मोशन प्रोड्यूस होगा उस मोशन को हम सर्कुलर मोशन का नाम देंगे, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन से रिलेट और भी डिफरेंट चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले सर्कुलर मोशन सिर्फ इतना लिख लें कि सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन छोटी सी लिख लें, जो कि आप लोग चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ के आए हैं, और सिर्फ छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पे हम सर्कुलर मोशन की डिस्कस करेंगे कि भाई सर्कुलर मोशन क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उससे जो भी मोशन प्रोड्यूस होगा उस मोशन को हम सर्कुलर मोशन का नाम देते हैं, ठीक है। तो बेटा जल्दी से लिखने स्टार्ट करें सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन, फिर हम आगे चलते हैं और बाकी चीज़ें डिस्कस करते हैं सर्कुलर मोशन से रिलेट जो कर रही हैं, ठीक है बेटे। तो चलते हैं सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन की तरफ। तो सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन लिख लीजिएगा बेटा कि व्हेन अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस इन अ सर्कुलर पाथ, when a body covers a distance in a circular path, then the motion produced, when a body covers a distance in a circular path, when a body covers a distance in a circular path, then the motion produced is called as circular motion. Then the motion produced is called as circular motion. Then the motion produced is called as circular motion, ठीक है बेटे। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उससे जो भी मोशन प्रोड्यूस होगा उस मोशन को हम सर्कुलर मोशन का नाम देते हैं, ठीक है बेटे। सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन के बाद अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है बेटे। तो हिंट डाल दिएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है क्या। अच्छा बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है कि जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो इसकी डायरेक्शन जो है वो आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली चेंज हो रही है हर एंगल पे, क्योंकि सर्कल जो है पूरा एक 360 पे जो है वो क्या कर रहा होता है, 360 डिग्री पे क्या डिपेंड कर रहा है पूरे सर्कल का एंगल। तो जैसे जैसे जो है बॉडी मूव करते हुए जा रही है तो हर एंगल पे इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन यहाँ पे एक्सेलरेशन में भी चेंज आएगा, एक्सेलरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, और उस एक्सेलरेशन को जो कि सर्कुलर पाथ पे बॉडी मूव कर रही है तो उसकी जो भी एक्सेलरेशन होगी ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन, उस एक्सेलरेशन को हम बेसिकली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नाम देते हैं, ठीक है बेटे।
जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या है, इसका हमने जो है वो इसकी डेफिनेशन जो है वो डिस्कस करनी है, सिंबल हमने इसका डिस्कस करना है, फिर इसका रिलेशन मतलब इसका फॉर्मूला जो है वो हम यहाँ पे ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो पेपर में छोटी सी एक डेरिवेशन सेक्शन बी में आ सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का जो सेक्शन है उसके अंदर शॉर्ट डेरिवेशन आ सकती है कि ड्राइव द रिलेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है बेटे, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को रिलेशन ड्राइव करें तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या है, पहले तो छोटी सी डेफिनेशन लिख लीजिएगा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी उस एक्सीलरेशन को हम यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का नाम देंगे। ठीक है बेटे, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन वो एक्सीलरेशन जो सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उससे जो भी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी उस एक्सीलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का नाम देते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की। द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन अ circular moving object, the acceleration produced in a circular moving object, the acceleration produced in a circular moving object due to change in direction, the acceleration produced in a circular moving object due to change in direction, is called as centripetal acceleration. The acceleration produced in a circular moving object due to change in direction is called as centripetal acceleration, centripetal acceleration के सिंबल के इन डाल के इसका सिंबल कॉपी कर लीजिएगा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो सिंबल है वो सिंबल है बेटा AC। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का सिंबल यहाँ पे आपके पास AC। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे बात करते हैं कि भाई सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की, तो आपने लिखा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या है, सिंबल आपने लिख लिया ए, स्मॉल ए एक्सीलरेशन का सिंबल क्या होता है स्मॉल ए, और इसके प्रीफिक्स में आपने यहाँ पे क्या बना दिए बेटा स्मॉल सी, ताकि जो है वो आपको पता लग जाए कौन सा सिंबल, मतलब ये कौन सी एक्सीलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे अगर मूव कर रहा है तो उसकी जो भी एक्सीलरेशन होगी उस एक्सीलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का नाम देंगे। अब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो है वो डिपेंड करिए दो चीज़ों पे। ठीक है, कि भाई अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है तो इसके सेंटर से, ठीक है, इस सर्कुलर ट्रैक के सेंटर से इस सर्कुलर पाथ तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा बेटा, ये डिस्टेंस कहलाएगा रेडियस। ठीक है, तो कहते हैं कि जितना ज़्यादा रेडियस होगा सर्कुलर ट्रैक का, जितना ज़्यादा रेडियस होगा, ठीक है, उतनी बॉडी की स्पीड जो है वो कम होगी। ठीक है, बॉडी जो है जितना ज़्यादा रेडियस होगा, ठीक है, रेडियस ज़्यादा होने से सर्कुलर ट्रैक ज़्यादा बड़ा बनेगा और ज़्यादा सर्कुलर ट्रैक बढ़ने की वजह से यहाँ पे बॉडी की स्पीड कम होगी, वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, सर्कुलर मूविंग ऑब्जेक्ट, उसकी वजह से एक्सीलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बेसिकली कहते हैं कि जितना ज़्यादा रेडियस होगा एक्सीलरेशन उतनी कम होगी, और जितना ज़्यादा कम रेडियस होगा बॉडी उतनी तेज़ मूव करेगी। ठीक है, मतलब एक्सीलरेशन उतनी ज़्यादा यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। तो एक्सीलरेशन दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। पहली चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस की रेडियस, और दूसरी है कि अगर यहाँ पे सर्कुलर ट्रैक पे जो अगर बॉडी मूव कर रही है उसकी जो भी वेलोसिटी है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मतलब सर्कुलर मूविंग ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी का नाम देते हैं कि भाई सर्कुलर मूविंग ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहे हैं, मतलब बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, बॉडी जितनी तेज़ मूव करेगी सर्कुलर ट्रैक में, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करेगी, ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, क्योंकि आपको पता है कि वेलोसिटी में चेंज से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, कि वेलोसिटी में चेंज आएगा तो उससे क्या प्रोड्यूस होती है बेटा, एक्सेलरेशन, और जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी एक्सेलरेशन भी उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। मतलब सर्कुलर ट्रैक में बॉडी जितनी ज़्यादा तेज़ मूव करेगी उससे एक्सेलरेशन भी उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है और किस पे डिपेंड कर रही है बेटा, रेडियस पे। तो चलते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ड्राइव करने। ठीक है, एक छोटी सी डेरिवेशन है तो जिसमें हम जो है वो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रिलेशन ड्राइव करेंगे। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं, ज़रा देख लीजिएगा कैसे ड्राइव करेंगे। तो फैक्टर्स हेडिंग डाल दिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, मतलब AC। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? पहला फैक्टर बेटा
फर्स्ट फैक्टर है वेलोसिटी। फर्स्ट फैक्टर वेलोसिटी। तो कहते हैं यहाँ पे ये हैं कि भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेलोसिटी से, बल्कि वेलोसिटी के स्क्वायर से, अगर कंप्लीट हम बात करें तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जितनी ज़्यादा वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी एक्सेलरेशन भी उतनी ही ज़्यादा यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। और अगर सर्कुलर मूविंग ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे हम बात करते हैं वेलोसिटी के स्क्वायर से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये एक रिलेशन लिख लीजिएगा वेलोसिटी के हिंट डालने के बाद, ये पहला रिलेशन वेलोसिटी, ठीक है, इसमें लिख लीजिएगा द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the centripetal acceleration is directly proportional to the square of a velocity। ठीक है, the centripetal acceleration is directly proportional to the square of a velocity। ठीक है, तो centripetal acceleration velocity के square से directly proportional है। the centripetal acceleration is directly proportional to the square of a velocity। तो उससे आप एक रिलेशन यहाँ पे बना लेंगे कि centripetal acceleration directly proportional है velocity के square से। इसको नाम दे देंगे रिलेशन नंबर 1 का। उसके बाद सेकंड फैक्टर है जिस पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिपेंड कर रही है, विच इज़ रेडियस ऑफ अ सर्कल। सर्कल का रेडियस जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, रेडियस ऑफ अ सर्कल विच इज़ आर। तो सर्कल का रेडियस जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, तो सर्कुलर ट्रैक उतना ज़्यादा बड़ा बनेगा। रेडियस कम होगा, सर्कुलर ट्रैक कम बनेगा। रेडियस कम होगा, सर्कुलर ट्रैक कम बनेगा, बॉडी तेज़ मूव करेगी, तेज़ जो है वो यहाँ पे ऑस्किलेशन उसकी कंप्लीट होगी। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा उसके राउंड कंप्लीट होंगे, वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी, यहाँ पे एक्सेलरेशन उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रेडियस अगर बढ़ा दें तो सर्कुलर ट्रैक बढ़ जाएगा। रेडियस के बढ़ाने से सर्कुलर ट्रैक बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो कहते हैं रेडियस जो है वो और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रेडियस ज़्यादा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कम, रेडियस कम, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ज़्यादा। तो लिख लीजिएगा the centripetal acceleration is inversely proportional to the radius of a circle। the centripetal acceleration is inversely proportional to the radius of a circle। the centripetal acceleration is inversely proportional to the radius of a circle। लिखने के बाद ये रिलेशन नीचे कॉपी करिएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ अ सर्कल के। इसको नाम दे देंगे रिलेशन नंबर 2 का। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इनवर्सली, जब इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन होता है तो वैल्यू को कहाँ लिखते हैं, डिनोमिनेटर में। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन होगा तो वैल्यू को कहाँ लिखेंगे, न्यूमरेटर में। ठीक है, अब इन दोनों रिलेशन को कर देंगे कंबाइन। तो यहाँ पे हम वर्डिंग लिखेंगे कि भाई बाय कंबाइनिंग रिलेशन नंबर 1 एंड 2। तो रिलेशन नंबर 1 और 2 दोनों को कंबाइन करने जा रहे हैं। ज़रा देख लीजिएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 2 दफ़ा है, ठीक है, एक दफ़ा आ जाएंगे। प्रोपोर्शनैलिटी की साइन 2 दफ़ा, एक दफ़ा। वी स्क्वायर न्यूमरेटर में, आर डिनोमिनेटर में, तो वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है भाई, फिर आपको पता है जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, इक्वल्स टू और कांस्टेंट। ठीक है, और कांस्टेंट यहाँ पे क्या है बेटा, के, और k की वैल्यू क्या है बेटा, 1। कांस्टेंट k और k की वैल्यू 1। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, इक्वल्स टू कांस्टेंट लगाएंगे, वी स्क्वायर अपॉन आर। कांस्टेंट की जगह आ जाएगा k, ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन आर, और k की जगह 1, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो जब 1 को वी स्क्वायर अपॉन आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है भाई, तो ये आपने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। ठीक है, इसी के नीचे वी स्क्वायर अपॉन आर को 1 से मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपके पास आ गया वी स्क्वायर अपॉन आर। फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन आर है, ठीक है, और यूनिट आपको पता है एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर आप इसके यूनिट की बात करते हैं, एसआई यूनिट की, ठीक है, तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है बेटा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये है एक्सेलरेशन का यूनिट। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बाद अब हम आते हैं
सेंट्रीपिटल फोर्स पे, ठीक है, जिसकी वजह से, ठीक है, ये पहले अगर आप लोगों ने कॉपी नहीं किया तो जल्दी से इसको कर लें कॉपी। इसके बाद हम आएंगे सेंट्रीपिटल फोर्स पे, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी फोर्स, जिसकी वजह से बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है। अगर कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है, इस पर जो फोर्स लग रही है वो फोर्स एक्चुअली कौन सी फोर्स कहलाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, सिंबल और फॉर्मूला इसका डिस्कस करते हैं। तो यहीं डाल दिएगा बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स की। अच्छा बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स की अगर हम बात करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, देख लीजिएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है, तो जो फोर्स इसको सर्कुलर ट्रैक पे मूव करवा रही है, ठीक है, वो फोर्स कौन सी फोर्स कहलाती है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स। जो फोर्स इसको सर्कुलर ट्रैक पे मूव करवा रही है वो फोर्स कहलाती है सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल की तरफ होती है, ठीक है। और जब बॉडी मूव करी है सर्कुलर ट्रैक पे, तो जो फोर्स इसको सर्कुलर ट्रैक पे मूव करवा रही है, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक पे जो फोर्स मूव करवा रही है, तो जो फोर्स सर्कुलर ट्रैक पे मूव करवा रही है बेटे, वो फोर्स क्या कहलाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। क्या नाम देंगे इसको, FC, सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसकी डायरेक्शन जो होती है, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, जो बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे मूव करवा रही है जो फोर्स, उसको हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स को हम FC से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जब बॉडी पे फोर्स लग रही है, बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है, तो हर आपको पता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो हर एक्शन का क्या रिएक्शन, कि भाई अगर बॉडी पे एक फोर्स लग रही है जो बॉडी को सर्कुलर ट्रैक में मूव करवा रही है, तो एक फोर्स इस पर ऐसी भी लग रही है ड्यू टू द एक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स के एक्शन की वजह से एक और फोर्स लग रही है जो इसको सर्कुलर ट्रैक से मूव करने से रोक रही है, हटा रही है। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई थ्रेड लें, उसमें उस थ्रेड को किसी स्टोन से, मतलब किसी स्टोन में जो है थ्रेड अटैच करें और उसको जो है वो मूव करें, ठीक है, उसको जब घुमाएंगे तो एक सर्कुलर ट्रैक क्रिएट होगा। मतलब किसी स्टोन में, मतलब किसी पत्थर में कोई धागा बांध के, कोई थ्रेड, कोई वायर बांध के अगर आप उसको मूव कराएं तो क्या होगा, एक सर्कुलर ट्रैक जो है वो क्रिएट होगा। और सर्कुलर ट्रैक क्रिएट हो रहा है तो इसका मतलब जो फोर्स उस पर लग रही है, ठीक है, और जो फोर्स को सर्कुलर ट्रैक में मूव करवा रही है वो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। और उसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल होती है। कैसे, कि भाई अगर आप किसी थ्रेड के थ्रू कोई स्टोन में किसी थ्रेड, मतलब कोई थ्रेड लें और स्टोन से जो है वो क्या करें, उसको अटैच करें, स्टोन उसमें अटैच करें, उसको घुमाएं, तो क्या है, घुमाएंगे, मतलब किसी पत्थर में या किसी स्टोन में धागा बांध के आप घुमा रहे हैं, तो उसकी मूवमेंट से होगा क्या, कि आपके फिंगर्स पे हल्के से जो है वो निशान आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि कोई फोर्स आप लगा रहे हैं जिसकी वजह से बॉडी सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है, तो बेटा उसकी डायरेक्शन क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सही है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल थ्रेड ब्रेक हो जाए, वो धागा टूट जाए, तो स्टोन जो सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है तो क्या होगा, वो अब फोर्स तो नहीं लग रही, तो स्टोन क्या नीचे गिर जाएगा, नहीं। जैसे ही अगर थ्रेड ब्रेक होगी, ठीक है, धागा टूटेगा, तो स्टोन जिस डायरेक्शन में मूव करे उसी डायरेक्शन मूव करते हुए आगे चला जाएगा, क्योंकि कुछ उस पर कुछ ना कुछ फोर्स ऐसे लग रही है जो उसको सर्कुलर ट्रैक से हटा रही है। क्योंकि आप एक फोर्स लगा रहे हैं जो उसको सर्कुलर ट्रैक में मूव करवा रही है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक ऐसी भी फोर्स है जो उसको ड्यू टू द एक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, कि सेंट्रीपिटल फोर्स के एक्शन की वजह से वहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है वो रिएक्शन ये है कि बॉडी सर्कुलर ट्रैक से मूव करते हुए जो है, अगर सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है और उसका जो है आप ये कह लें कि अपने ऑर्बिट से मूव कर जाए, ठीक है, थ्रेड ब्रेक हो जाए, तो सर्कुलर ट्रैक पे जो मूव कर रही थी, जिस डायरेक्शन मूव कर रही होगी उसी डायरेक्शन मूव करते हुए आगे चली जाएगी। तो जो फोर्स उसको सर्कुलर ट्रैक से हटा रही है, मूव करते हुए दूर लेके जा रही है, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल मूव करवा रही है, वो फोर्स कहलाती है बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सी फोर्स कहलाती है बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, कि वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर ट्रैक पे मूव करवा रही है, उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और सपोज कर लें, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, ठीक है, इसका मास क्या है, m है, एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, उससे जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, उसका फॉर्मूला आपने ड्राइव कर लिया। और जो फोर्स इस पे लग रही है और जो इसको सर्कुलर ट्रैक में मूव करवा रही है, उस फोर्स को आपने नाम दिया सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा, फिर हम इसका जो है वो सिंबल और इसका रिलेशन जो है वो फिर हम ड्राइव करते हैं, ठीक है बेटे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करें। When a body covers a distance in a circular path,
when a body covers a distance in a circular path, when a body covers a distance in a circular path, then when a body covers a distance in a circular path, then the force responsible for this motion, when a body covers a distance in a circular path, then the force responsible for this motion is called as centripetal force. When a body covers a distance in a circular path, then the force responsible for this motion, then the force responsible for this motion, then the force responsible for this motion is called as centripetal force. सेंट्रीपीटल फोर्स की डेफिनेशन आपने लिख ली, अब सिंबल के डाल के सिंबल भी लिख लीजिएगा। सेंट्रीपीटल फोर्स का सिंबल Fc, ठीक है। और एक छोटा सा नोट लिखिएगा, फिर हम इसका एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, ठीक है। सेंट्रीपीटल फोर्स का एक छोटा सा नोट लिख लें कि सेंट्रीपीटल फॉर द एमसीक्यूज, ये नोट एमसीक्यूज में आ सकता है कि सेंट्रीपीटल फोर्स की जो डायरेक्शन है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल है, ठीक है, सर्कल की तरफ है, सर्कल के सेंटर की तरफ है, ठीक है। तो नोट में लिख लीजिएगा कि इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल, इट्स डायरेक्शन is always towards the center of a circle, its direction is always towards the center of a circle। नोट के बाद हैंड डाल दिएगा फॉर्मूले की, ठीक है। और फॉर्मूला यहाँ पे हम कैसे ड्राइव करेंगे इसका देखिएगा, छोटा सा रिलेशन है, रेफरेंस देंगे फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या है बेटा, F इक्वल्स टू ma, ठीक है। फिर यहाँ पे बोलेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। देखिए बेटा, अब सेंट्रीपिटल फोर्स की बात हो रही है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इक्वल्स टू ma। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर फोर्स देखें तो कौन सी फोर्स है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फोर्स यहाँ पे अगर सेंट्रीपिटल है तो बेटा एक्सेलरेशन कौन सी होगी, तो एक्सेलरेशन भी तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, सॉरी एक्सेलरेशन भी तो सेंट्रीपिटल होगी, ठीक है। तो F इक्वल्स टू ma फोर्स का फॉर्मूला। फिर आपने बोला अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, यहाँ पे क्या बात हो रही है कि कौन सी फोर्स है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करा रही है, कौन सी फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपने बोला भाई अकॉर्डिंग टू द कंडीशन फोर्स जो है वो कौन सी है, सेंट्रीपिटल। जब फोर्स बेटा सेंट्रीपिटल होगी तो एक्सेलरेशन कौन सी होगी, वो भी सेंट्रीपिटल होगी। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें कि भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पता है आपको, अभी आपने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ड्राइव किया v²/r, ठीक है, v²/r, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, Fc इज इक्वल्स टू m, AC की जगह क्या आ जाएगा, v²/r, AC की जगह सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, m को v² से मल्टीप्लाई कर दें, m v²/r, ठीक है बेटे। ये आपके पास आके सेंट्रीपिटल, यहाँ तक आके आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन आ गया, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन आपने यहाँ पे ड्राइव कर लिया। सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, वो फोर्स जो बॉडी को सर्कुलर ट्रैक पे मूव करवा रही है, इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल है, और फॉर्मूला आपने ड्राइव कर लिया Fc इज इक्वल्स टू mv²/r। और बेटा अगर इसके यूनिट की बात करें तो आपको पता है तो फोर्स है ये, तो इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है भाई, हिंट डाल दिएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, अभी हम बात कर रहे थे कि अगर बॉडी को सर्कुलर ट्रैक में मूव करवा रहे हैं, तो जो फोर्स बॉडी को सर्कुलर ट्रैक में मूव करवा रही है वो कौन सी फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन एक फोर्स ऐसी लग रही है
कि भाई इसको जो सर्कुलर ट्रैक से मूव करवाने से रोक रही है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स के एक्शन में इस एक रिएक्टिव फोर्स यहाँ पे क्रिएट हो रही है विच इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, एक रिएक्टिव फोर्स है किसकी, सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिएक्टिव फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी को सर्कुलर ट्रैक में मूव करा रही है, ठीक है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बॉडी को अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल मूव करा रही है, मतलब सर्कुलर ट्रैक से हटा रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर ट्रैक में मूव करवाएगी और जो फोर्स सर्कुलर ट्रैक से मूव करवाने से रोक रही है, उसको सर्कुलर ट्रैक से हटा रही है, वो फोर्स कौन सी फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक छोटी सी एग्जांपल जो है वो मैंने आप लोगों को दी थी कि स्टोन में थ्रेड बांध के जो है अगर उसको मूव कराएं तो एक सर्कुलर ट्रैक क्रिएट होगा, और थ्रेड अगर वो ब्रेक हो जाती है तो क्या होगा, स्टोन जिस डायरेक्शन मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन मूव करते हुए आगे चला जाएगा। स्टोन जिस डायरेक्शन मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन मूव करते हुए आगे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि एक फोर्स उस पर जो लग रही है, उसको सर्कुलर ट्रैक में मूव करवा रही है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स, और उससे एक रिएक्टिव फोर्स क्रिएट हो रही है जो उसको अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल मूव करवा रही है, विच इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो फोर्स उसको अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल मूव करवा रही है, ठीक है, तो वो फोर्स क्या कहलाती है बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल एक स्टोन है, सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है, ठीक है, और थ्रेड अगर ब्रेक हो जाती है तो क्या होगा कि जिस डायरेक्शन में स्टोन मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में मूव करते हुए आगे चला जाएगा। स्टोन मूव करते हुए यहाँ पर आया है, जिस डायरेक्शन मूव कर रहा है इसी डायरेक्शन मूव करते हुए आगे चला जाएगा। जिस डायरेक्शन में स्टोन मूव कर रहा है इसी डायरेक्शन मूव करते हुए आगे चला जाएगा, ठीक है। जिस डायरेक्शन में यहाँ पे मूव कर रहा है मूव करते हुए आगे चला जाएगा, ठीक है। स्टोन मूव करते हुए यहाँ पे आया तो यहाँ से स्ट्रेट मूव करते हुए आगे चला जाएगा। तो जो फोर्स इसको अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल मूव करवा रही है वो फोर्स कौन सी फोर्स है बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। वो फोर्स कौन सी फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपके पास क्या है, Fc, ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है बेटा, Fg, ठीक है। तो जो बॉडी को सर्कुलर ट्रैक पे मूव करवा रही है फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स, और इससे जो रिएक्टिव फोर्स क्रिएट हो रही है वो कौन सी फोर्स है बेटा, ये सारी फोर्सेस कौन सी हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसको हम Fg से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपल करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, एक रिएक्टिव फोर्स है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, इस वजह से इसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम देते हैं, और इसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल है। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डेफिनेशन लिख लें, द रिएक्टिव फोर्स प्रोड्यूस due to the action of centripetal force, the reactive force produced due to the action of centripetal force, the reactive force produced due to the action of centripetal force is called as centrifugal force. The reactive force produced due to the action of centripetal force is called as centrifugal force. फिर इसका सिंबल क्या डाल के बेटा, इसका सिंबल कॉपी कर लिएगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो सिंबल है वो Fg है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का सिंबल F और प्रीफिक्स में G बना दिएगा, ठीक है भाई। तो ये है आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और बेटा एक छोटा सा इसी के नीचे नोट के हिंट डाल के एक नोट लिख लिएगा, ठीक है, छोटा सा नोट लिख लें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में कि इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, इट्स डायरेक्शन is always away from the center of a circle, its direction is always away from the center of a circle, its direction is always away from the center of a circle, ठीक है बेटे। यहाँ तक आगे सर्कुलर मोशन का टॉपिक जो है वो आपके पास हो गया कंप्लीट, यहाँ तक आके हो गया ये चैप्टर बेटा कंप्लीट। अब इसके हैं न्यूमेरिकल, तो बेटा हम इस चैप्टर के 4 न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं 7.5 से लेके 7.8 तक। अब 7.1 से लेके 7.4 तक ये 4 न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं, ठीक है। आसान सिंपल छोटे से न्यूमेरिकल हैं। चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ, तो बुक्स ओपन कर लें, पेज नंबर 121, न्यूमेरिकल नंबर 7.1 से हम स्टार्ट करेंगे। 7.1, 2, 3 एंड 4, ये 4 न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं। चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। अच्छा बेटा, पेज नंबर 121 न्यूमेरिकल नंबर 7.1 देख लें। कह रहा है कि एट व्हाट स्पीड मस्ट एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर टू
एक्सपीरियंस अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कह रहे हैं कि एट वॉट स्पीड, स्टार्टिंग में बोलती है एट वॉट स्पीड मस्ट एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर, कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 2 मीटर के रेडियस पे सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, जिसका रेडियस 2 मीटर है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, स्टार्टिंग में उसने पूछ लिया। ठीक है, टू एक्सपीरियंस अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिससे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 9.8 प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो वो किस स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जिससे एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो आपने वो स्पीड यहाँ पे वेलोसिटी वो आपने यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है बेटे, तो 7.1 पेज नंबर आपके पास है 121। ठीक है बेटे, देख लीजिएगा हम डाटा बना रहे हैं। तो इसमें आपको बताया है कि भाई रेडियस एक सर्कुलर ट्रैक का 2 मीटर है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उससे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की प्रोड्यूस हो रही है। तो अब ये बता दें स्पीड क्या होगी, ठीक है, वेलोसिटी क्या होगी, ये आपने बात फाइंड करके बताना है। तो फिर सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। ठीक है बेटे, और जो फाइंड करना है वो यहाँ पे लिख देंगे। क्या फाइंड करना है हमने, स्पीड फाइंड करनी है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, वी यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। ठीक है, AC इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, जो कि आपने यहाँ पे ड्राइव किया हुआ है। बस वैल्यूज़ पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपके वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, स्पीड आ जाएगी। ठीक है जी भाई, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपके पास कितनी है 9.8, वी स्क्वायर अपॉन आर, रेडियस आपके पास कितना है 2। 9.8 नीचे यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, 9.8 से जाके क्या हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई। तो 9.8 इंटू 2 इक्वल्स टू वी स्क्वायर, 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 19.6 इक्वल्स टू वी स्क्वायर। पलट के लिख दें वी स्क्वायर बराबर 19.6। और फिर आपको पता है स्क्वायर अगर रिमूव करना है तो दोनों साइड पे हम ले लेंगे रूट। ठीक है, तो अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो लिख भी दें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे आपने रूट अप्लाई किया, स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल। ठीक है भाई, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो v इक्वल्स टू 19.6 का हम रूट ले लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 19.6 का रूट 19.6, फिर रूट प्रेस करें, आंसर आ जाएगा 4.427। ठीक है भाई, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 4.42, और यूनिट क्या आ जाएगा बेटा मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो ये आपने वेलोसिटी फाइंड कर ली। ठीक है बेटे, आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी। देखिए फॉर्मूला आपने यूज़ किया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। ठीक है, वेलोसिटी आपने सिंपल फाइंड करनी थी, वैल्यूज पुट की, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जगह 9.8, रेडियस 2 मीटर। ठीक है, 2 को उधर भेजा, 9.8 से मल्टीप्लाई हो गया 19.6, फिर दोनों तरफ आपने रूट अप्लाई किया, रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल किया, 19.6 का रूट लिया और आंसर आ गया 4.427। ठीक है बेटे, तो यहाँ तक आके आपके पास जो है वो न्यूमेरिकल, छोटा सा न्यूमेरिकल 7.1 हो गया कंप्लीट। ठीक है, आई होप इसमें आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी। ठीक है, जल्दी से 7.1 को कॉपी करें, हम आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल विच इज़ 7.2 पे। ठीक है बेटे, तो 7.2 जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको कॉपी कर लें जल्दी से 7.1 को। सेवन पॉइंट टू पेज नंबर 121, देख लीजिएगा क्या कह रहा है कि अ कार गोज़ राउंड अ कर्व एट 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक कार है सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है, किस स्पीड से बेटा 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी की मैंने कार की 20 मीटर पर सेकेंड। द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ 50 मीटर। ठीक है, उससे जो सर्कुलर ट्रैक जो क्रिएट हो रहा है उसका रेडियस जो है 50 मीटर है। कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द कार। बहुत ही सिंपल और आसान सा न्यूमेरिकल है, डाटा बना रहा हूँ। ठीक है, सॉल्व आप लोगों ने खुद करना है इसको। 7.2
देख लीजिएगा बेटा कि एक कार है सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है जिसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, और रेडियस जो है, ठीक है, जो सर्कुलर ट्रैक जो क्रिएट हो रहा है उसका रेडियस 50 मीटर है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कार की फाइंड करनी है। सही है भाई, तो सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। ठीक है भाई, और सिंपल फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, बाकी आप लोग सॉल्व करेंगे। वी स्क्वायर अपॉन आर, ये फार्मूला यूज़ करें। वी की जगह 20, ठीक है, और आर की जगह 50। 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 400 को 50 से आप डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, सिंपल आसान न्यूमेरिकल। ठीक है बेटे, चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। और नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? अ प्रोटॉन ऑफ मास 1.6 exponent 27 minus 27 kg is moving in a circle of radius 100 centimeter. An electromagnetic applies a force of 1 exponent minus 12 Newton directly towards the center of a circle. What is the velocity of the proton? एक प्रोटॉन है, सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है, जिसका मास जो है 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 kg है, रेडियस जो है 100 सेंटीमीटर है। इसको 100 से डिवाइड कर दें तो 1 मीटर आंसर आ जाएगा रेडियस। ठीक है, और फोर्स जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो उस पर अप्लाई हो रही है, वो फोर्स है 1 एक्सपोनेंट माइनस 12 न्यूटन, और डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कल, जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कल है बेटा, वो कौन सी फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन? प्रोटॉन वेलोसिटी क्या होगी प्रोटॉन की, वो यहाँ पे आपने फाइंड करके बताना है। ठीक है, तो 7.3 देखिएगा बेटा, पेज नंबर 121 डाटा बनाते हैं। ठीक है, एक प्रोटॉन है, सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है, जिसका मास 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 kg, उसका रेडियस जो है सर्कुलर ट्रैक का 100 सेंटीमीटर है, और फोर्स उस पर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल। कौन सी फोर्स है बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स एफ कितनी लगी है? 1 एक्सपोनेंट माइनस 12 न्यूटन। ठीक है, और आपने वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे फाइंड करनी है। देख लीजिएगा, प्रोटॉन का जो मास है 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 kg, रेडियस 100 सेंटीमीटर है, फोर्स जो है सेंटीपिटल फोर्स कितनी लग रही है? 1 एक्सपोनेंट माइनस 12 न्यूटन, और फाइंड क्या करना है बेटा? वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन। 100 को डिवाइड कर देंगे 100 से तो आंसर रेडियस का आ जाएगा आपके पास 1 यूनिट आ जाएगा मीटर। ठीक है, तो रेडियस जो है वो आपने सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर से मीटर में ऐसे यूनिट में कन्वर्ट किया, और 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया आपके पास 1, और यूनिट आ गया आपके पास मीटर। ठीक है भाई, सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए 100 से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। वैल्यूज़ गिवन है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। देखते हैं बेटा, इसका सॉल्यूशन यहीं पे मैं कर रहा हूँ, देख लीजिएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन के यहीं डाल देंगे। ठीक है भाई, तो जो फाइंड करना है वो लिख लेते हैं यहाँ पे, फॉर v इक्वल्स टू समा। तो ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा समझिएगा थोड़ा सा, क्योंकि अब यहाँ पे एक्सपोनेंट में वैल्यूज़ हैं, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो कैसे करेंगे? सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है भाई, वैल्यूज पुट कर दें। सेंटीमीटर फोर्स है आपके पास 1 एक्सपोनेंट माइनस 12, मास है 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 इंटू वी स्क्वायर आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है, और रेडियस आपके पास कितना है बेटा? कन्वर्ट करने से क्या आ रहा है? 1। ठीक है, अब क्या करना है? वी स्क्वायर आपको चाहिए, तो 1 नीचे लिखा हुआ है, रेडियस की जगह 1 आ गया। 1 लिखे नहीं लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 1 एक्सपोनेंट माइनस 12 इक्वल्स टू 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, तो वी स्क्वायर मतलब वेलोसिटी चाहिए, वैल्यू मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगी बेटा? डिवाइड। तो 1 एक्सपोनेंट माइनस 12 डिवाइडेड बाय 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27।
ठीक है, और राइट साइड पे क्या रह जाएगा, ये पूरी वाली मल्टीप्लाई और ये नीचे आके डिवाइड, तो राइट साइड पे आपके पास वी स्क्वायर। ठीक है, अब इनको डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे, देखें बेटा दो काम करेंगे। ये तो 10⁻⁻27 इसको ऊपर ले जाएं, चलें अलग अलग करके कर लेते हैं। तो 1 एक्सपोनेंट -12 है, ठीक है, 10⁻⁻27 ऊपर आके ये वैल्यू नीचे डिवाइड और ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। और 10⁻⁻27 जब वैल्यू डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट होगी तो पार्ट जो नेगेटिव है क्या हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव, और नीचे आपके पास 1.67। राइट साइड पे क्या है बेटा, वी स्क्वायर। अब दो काम करेंगे, बेसिस से में पार्ट्स को ऐड करा देंगे और 1 को 1.67 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो जब 1 को 1.67 से हम डिवाइड करेंगे, आंसर आ रहा है 0.5988, 0.5988 -12 + 27। ठीक है, और राइट साइड पे क्या है बेटा, वी स्क्वायर। -12 + 27 आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, सॉल्व कर लें तो 15। ठीक है, तो 0.5988 एक्सपोनेंट माइनस प्लस -27 में से 12 माइनस करना, आंसर आ जाएगा 15, और साइन आएगी बड़ी वैल्यू की बेटा, मतलब 27 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 15 पावर आ जाएगी आपके पास। -12 + 27 + 15 = वी स्क्वायर। तो 0.5988 इंटू 10⁻15, 15 बेटे वैल्यू कैसे आई, -12 + 27, आंसर आ गया 15। पलट के लिख लें कि वी स्क्वायर बराबर है 0.5988 बराबर है 0.5988 इंटू 10⁻15। तो आपने वैल्यू को पलट के लिख लिया, वी स्क्वायर को पहले लिख लिया और 0.5988 एक्सपोनेंट 15 आपने बाद में लिखा। अब करेंगे क्या कि भाई स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर को रिमूव करना है। स्क्वायर को रिमूव करने के लिए आप क्या करते हैं, दोनों साइड पे रूट अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड पे भी रूट आ जाएगा, राइट साइड पे भी रूट आएगा। ठीक है, ताकि क्या हो जाए, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाए, कैंसिल कर देंगे। स्क्वायर से रूट आपने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। स्क्वायर से रूट कैंसिल किया, यहाँ पे तो आ गया v, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट कैसे अप्लाई करें, सिंपल कैलकुलेटर से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इस वजह से अब हम एक काम ये करेंगे कि भाई यहाँ पे देखें 10⁻15 है, ये दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाइड फॉर्म में, रूट अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। रूट अलग अलग अप्लाई करेंगे ताकि जो है हम इसको सिंपल कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकें। और ये चीज़ बड़ा, ये पॉइंट बड़ा जो है इंपॉर्टेंट है, बहुत गौर से आपने ये समझना है फुल कंसंट्रेशन से, ताकि आपको समझ में आ जाए कि सिंपल कैलकुलेटर से कैसे हम इसकी जो है वो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। हम एक काम ये करेंगे कि भाई हमें पता है कि भाई ये स्क्वायर रूट है ना, इसकी पावर होती है 1/2, और यहाँ पे है पावर 15 है आपके पास और नंबर 1/2, 2 जो है वो इवन, तो यहाँ पे कैंसिलेशन हो नहीं पाएगी पावर की। ठीक है, तो इस वजह से हम करेंगे क्या कि यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो राइट साइड पे मूव कराएंगे। आपको पता है जब पॉइंट को राइट साइड पे मूव कराते हैं तो पावर क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा, रूट तो यहाँ पे है एज इट इज़। ठीक है, रूट एज इट इज़ है, बस यहाँ पे हम करेंगे ये कि पॉइंट को राइट साइड पे मूव कराएंगे, तो 5.988 एक्सपोनेंट 14। ठीक है भाई, आप देख सकते हैं मैंने क्या करा कि पॉइंट को राइट साइड पे एक डिजिट मूव करा है राइट साइड पे, तो क्या हो गया, पॉइंट चला गया 5 के बाद, पहले वाला 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पॉइंट चला गया 5 के बाद, तो 5.988। ठीक है, एक्सपोनेंट 15 से पावर क्या हो गई, 14। ठीक है, अब क्या करेंगे, रूट को ब्रेक कर देंगे, अलग अलग दोनों पे अप्लाई कर देंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, किस तरह से करेंगे देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, पॉइंट को राइट साइड में मूव कराया ताकि पावर डिक्रीज हो जाए। अब रूट को ब्रेक करेंगे, मतलब v = 5.988 इंटू 10⁻14। आप देख सकते हैं मैंने रूट को मल्टीप्लाइड फॉर्म में वैल्यूज़ है ना, तो 5.988 पे अलग रूट अप्लाई कर दिया और 10⁻14 पे अलग अप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, बस 0.5988 का रूट ले लेंगे। ठीक है, और उसको पावर में ला के सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है भाई,
देख लीजिएगा। तो अगर हम इसका रूट लें 5.988 का 5.988 प्लस रूट प्रेस किया तो 2.447। तो देखिएगा बेटा v इक्वल्स टू, इसका रूट लेने पर आंसर आ रहा है 2.447 एक्सपोनेंट। अब ये जो स्क्वायर रूट है 10⁻14 पे रूट है स्क्वायर रूट, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 10⁻14 स्क्वायर रूट की जगह मैंने पार्ट लगा दी 1/2। आपको पता है कि स्क्वायर रूट जब हटाते हैं उसकी जगह पार्ट लगा सकते हैं 1/2, तो रूट रिमूव करके मैंने पार्ट लगा दी 1/2। अब इसको हम कर लेंगे सॉल्व। 2 1 2 7 14, ब्रैकेट के अंदर पावर बाहर पावर मल्टीप्लाई हो रही थी तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पावर कैंसिल हो गई। अब जो वैल्यू बच जाएगी वो आंसर आ जाएगा कि भाई v इक्वल्स टू 2.447 एक्सपोनेंट 7 और वेलोसिटी का यूनिट क्या बेटा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, और ये आपने प्रोटॉन की वेलोसिटी फाइंड कर ली कि अगर एक प्रोटॉन 1 मीटर के रेडियस पे या 100 सेंटीमीटर के रेडियस पे मूव कर रहा होगा, उस पर फोर्स लगी 1 एक्सपोनेंट माइनस 12 न्यूटन, तो बेटा किस वेलोसिटी से मूव करेगा, 2.4 एक्सपोनेंट 7 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो मूव करेगा। ठीक है भाई, तो बस यहाँ तक आके जो है वो न्यूमेरिकल 7.3 जो है वो हो गया आपका कंप्लीट। 7.3 के बाद लास्ट न्यूमेरिकल छोटा सा रह गया आपके पास 7.4। ठीक है, तो 7.3 में अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है तो बेटा पूछ लिएगा। अब आपको पता चला मैंने रूट जो है पॉइंट को क्यों मूव कराया था। ठीक है, इस वजह से ताकि हम इजीली जो है वो पार्ट को सॉल्व कर सकें, और हमने सॉल्व कर लिया। और आप लोगों की कन्फ्यूजन जो है, आई होप आप लोगों की कन्फ्यूजन जो है वो रिजॉल्व हो गई होगी। अगर अभी भी कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग ईजिली पूछ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसको करें कॉपी, फिर हम जो है वो चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ और लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, विच इज 7.4। तो 7.4 की बेटा अगर हम बात करें तो 7.4, ठीक है, अगर ये कॉपी नहीं किया तो बेटा कर लें कॉपी जल्दी से, फिर हम स्टार्ट करते हैं 7.4। तो 7.4 तो देखें अगर, तो 7.4 कह रहा है का स्ट्रिंग 2 meter long is used to rail a 200 gram stone in horizontal circle at a speed of 2 meter per second. Find tension in a string. ठीक है, तो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल जो है वो बन रहा है। ठीक है, एक 2 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग है और उसमें जो है वो 200 ग्राम का स्टोन जो है वो अटैच किया हुआ है और उसको रोटेट कर रहे हैं, मतलब उसको क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल सर्कल में जो है वो मूव करा रहे हैं। ठीक है, तो जब एक स्ट्रिंग के साथ एक स्टोन को अटैच किया और उसको मूव करा रहे हैं हॉरिजॉन्टली, तो एक सर्कल जो है वो क्रिएट हो रहा है और बोल रहा है कि स्ट्रिंग की जो टेंशन है वो आप फाइंड करें, जबकि उसकी जो स्पीड है, ठीक है, वो स्पीड जो है वो कितनी है बेटा, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, टेंशन एंड स्ट्रिंग फाइंड करनी है। तो 2 चीज़ें आपको गिवन है, 3 चीज़ें यहाँ पे आपको गिवन है। ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ गिवन है, ठीक है 2 मीटर, और जो है वो 200 ग्राम ऑफ स्टोन है, स्टोन का मास गिवन है, और स्टोन की जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से स्टोन मूव कर रहा है वो गिवन है। यहाँ पे आपके पास कितनी बेटा, 2 मीटर पर सेकेंड। न्यूमेरिकल की कंडीशन देखें 7.4 121। भाई देखें, एक स्ट्रिंग, ठीक है, जिसकी इसके साथ एक स्टोन जो है वो हमने क्या किया हुआ है, अटैच किया हुआ है। अब स्ट्रिंग की जो लेंथ है ना वो कितनी है बेटा, वो 2 मीटर है। इसको मैं रेडियस का नाम दे रहा हूँ। रेडियस का नाम क्यों दे रहा हूँ अभी आपको पता लग जाएगा। एक स्ट्रिंग से स्टोन जो है वो किया हुआ है अटैच, और जब इसको मूव कराएंगे तो एक सर्कुलर ट्रैक क्रिएट होगा। जब इसको मूव कराएंगे तो एक सर्कुलर ट्रैक क्रिएट होगा। जब एक सर्कुलर ट्रैक क्रिएट होगा तो बेटा जो स्ट्रिंग की लेंथ है ना वो एक्चुअली क्या बन रहा होगा बेटा, रेडियस। ठीक है, तो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 2 मीटर, एक्चुअली वो क्या है बेटा, रेडियस है। ठीक है, उससे जो भी सर्कुलर ट्रैक जो क्रिएट हो रहा होगा, ठीक है, तो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो एक्चुअली वो क्या बन जाएगी, रेडियस बन जाएगी उस सर्कुलर ट्रैक का। स्टोन का मास जो है वो कितना है, 200 ग्राम। स्टोन का मास 200 ग्राम। ठीक है, जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, वेलोसिटी जो है वो बता दी 2 मीटर पर सेकेंड। अब बोला जा रहा है कि क्या फाइंड करें, इस स्ट्रिंग पे जो टेंशन है वो फाइंड करें। ठीक है, और टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, टूवर्ड्स द
सेंटर ऑफ अ सर्कल, और एक्चुअली उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। एक्चुअली जो टेंशन है वो आपने क्या है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली फाइंड करनी है, ठीक है। तो स्ट्रिंग पे जो टेंशन है उसकी जो डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल है, इसका मतलब आपने यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करनी है, ठीक है भाई। तो देख लिएगा डाटा, कि भाई आपने यहाँ पे बता दिया कि रेडियस जो है वो 2 मीटर है, ठीक है। समझ में आ गया बेटा आप लोगों को रेडियस कैसे है 2 मीटर। उसके बाद मास जो है वो 200 ग्राम है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे केजी में। वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, और फाइंड क्या करना है, टेंशन इन अ स्ट्रिंग, जो कि क्या है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स है, सही है। मास को कन्वर्ट कर लेते हैं, 200 ग्राम है, ग्राम से केजी में जाते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं बेटा, 1000 से। ग्राम से केजी में जाना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 200 को 1000 से डिवाइड करें, मास आ जाएगा 0.2 केजी। मास आ गया 0.2 केजी। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं बेटा, बहुत सिंपल और आसान सॉल्यूशन है, देख लीजिएगा। सॉल्यूशन की हिंट डालनी है और जो फाइंड करना है वो लिख देंगे। क्या फाइंड करना है भाई, हमने एक्चुअली टेंशन फाइंड करनी है जो कि कंडीशन के अकॉर्डिंग सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो टेंशन अगर आपने फाइंड करनी है और वो बराबर है सेंट्रीपिटल फोर्स के, तो बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर है, mv²/r के, ठीक है। तो टेंशन वो क्या है, कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है बेटा, किसके बराबर है सेंट्रीपिटल फोर्स, mv²/r। तो यहाँ पे भी हमने फॉर्मूला यूज़ किया, ठीक है। तो टेंशन एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स है और बराबर है mv²/r के, ठीक है। तो टेंशन आपने फाइंड करनी है सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, फॉर्मूला है mv²/r। तो मास जो है, और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लिखे नहीं लिखे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने एज्यूम कर लिया कि टेंशन और सेंट्रीपिटल फोर्स बात एक ही है। यहाँ पे जो टेंशन वो फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं वो एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। तो टेंशन खुद एक फोर्स होती है, कौन सी फोर्स है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स, बराबर है किसके, mv²/r, ठीक है। तो टेंशन के लिए फॉर्मूला बना लिया mv²/r। चलें वैल्यूज़ पुट कर दें, मास है 0.2, वेलोसिटी है 2, उसका स्क्वायर, और रेडियस कितना है बेटा 2। तो टेंशन इक्वल्स टू 0.2, ठीक है भाई। 2 का स्क्वायर क्या है 4, और नीचे आपके पास क्या है 2, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, 0.2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। या फिर एक काम ये करें, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, 2 से आपने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो किस तरह से भाई, 2 1 ज़ा, ठीक है, 2 2 ज़ा। तो अब आपके पास ऊपर 0.2 और 2 बचे, तो t इक्वल्स टू 0.2 इंटू 2। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा टेंशन का। तो 0.2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो आंसर आ रहा है 0.4। तो आपने स्ट्रिंग की टेंशन फाइंड कर ली 0.4 न्यूटन, ठीक है बेटे। तो टेंशन आपके पास आ गई स्ट्रिंग की, जिसकी लेंथ 2 मीटर थी, ठीक है। और वो 200 ग्राम ऑफ स्टोन पे जो है, 200 ग्राम ऑफ स्टोन है, उस पे उस स्ट्रिंग को क्या करा हुआ है कि आपने जो है रील करके बांध के और एक सर्कुलर ट्रैक पे जो है वो मूव करवा रहे हैं। और कौन सा उससे जो सर्कल जो क्रिएट हो रहा है वो कौन सा, हॉरिजॉन्टल सर्कल है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल सर्कल आप देख सकते हैं, जैसे फ़ैन का जो फ़ैन से जो सर्कुलर ट्रैक क्रिएट हो रहा होता है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। और कार का जो व्हील है वो जब मूव करता है उससे जो सर्कुलर ट्रैक क्रिएट हो रहा होता है वो क्या है, कार का जो व्हील है उससे जो मोशन हो रहा है सर्कुलर मोशन कौन सा है, वर्टिकल मोशन, वर्टिकल सर्कल जो है उससे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आके बेटा आपको आई होप ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, ठीक है। कंडीशन समझ में आ गई, न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिया, सॉल्यूशन इसका समझ में आ गया होगा। अगर इन न्यूमेरिकल्स में, ठीक है, और आज की क्लास में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर अदरवाइज क्लास को हम यहाँ पे करते हैं एंड। यहाँ तक आके चैप्टर नंबर 7 आप लोग का हो गया कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।